गांव और समृद्ध शहर। एक खुशहाल गांव ही एक समृद्ध शहर की रचना करता है। खुशहाल गांव, गांव के लोगों की दिनचर्या ही उन्हें समृद्धि की ओर ले जाती है और वो समृद्धता की चरम कोटि पर उन्हें पहुंचा देता है, जिसके कारण एक खुशहाल गांव एक समृद्ध शहर के रूप में बदल जाता है। और ये क्रम किस तरह से पूरा होता है, आज की क्लास इस क्रम के नाम। मैं श्वेता तिवारी और आप देख रहे हैं आरवी क्लासेस 30 बिलीव इन गुड टीचिंग। अब हमारा आज का चैप्टर है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। सबसे पहले तो हम खुशहाल गांव और समृद्ध शहर के मायने समझेंगे। इन दोनों तत्वों का मतलब क्या होता है। खुशहाल गांव, जहाँ के लोग खुशहाल हैं। खुशहाल कब होते हैं इंसान? जब उन्हें खाने के लिए भोजन, पीने के लिए पानी, रहने के लिए घर, पहनने के लिए कपड़े और व्यवसाय के रूप में धन की प्राप्ति होती है। उन्हें जब बीमार हो जाती है तो उनका उपचार हो सके, उन्हें हर एक वो सुख सुविधाएं मिल सके जिनकी उनको जरूरत होती है, तो गांव क्या होता है? खुशहाल बन जाता है, खुशहाली होती है। गांव में खेती होती है, खेती की पैदावार जिस समय आती है उस समय किसान बहुत खुशहाल होते हैं, बहुत खुश होते हैं, खुशियां मनाते हैं कि हमारे खेती बहुत अच्छी हुई है, हमें इस अनाज को बेचकर खूब पैसे मिलेंगे और वो पैसा उन्हें समृद्ध बनाता है। तो इस तरह एक खुशहाल गांव जो होती है समृद्ध शहर के रूप में बदल जाती है। समृद्ध शहर का कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जहां गांव में झोपड़ियां पाई जाती हैं वहीं शहरों में पक्की ईंटों के मकाने पाए जाते हैं। गांव में जहां कच्ची रोड होती है वहीं शहरों में पक्की रोड हो जाती है। सुख सुविधाओं की और नए नए साधन बन जाते हैं। तो इस तरह से जब इंसान गांव में खुश है, खुशहालता का जीवन जी रहा है, तो इसका तात्पर्य यह है कि वो अपनी समृद्धि की ओर बढ़ रहा है और वो समृद्धि उन्हें एक समृद्ध शहर के रूप में परिणित कर देती है। हम अपने पहले टॉपिक पर आते हैं जिसका नाम है लोहे के औजार और खेती। लोहा का औजार, जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस क्लास में हर एक चैप्टर में आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझाया था कि लोहे का आविष्कार कब हुआ, कब हमने जाना कि लोहा नामक एक धातु भी है और लोहे के आविष्कार ने किस तरह से हमारी जिंदगी को बदल डाला। तो लोहे का आविष्कार जो है आज से 3000 वर्ष पूर्व यानी कि महापाषाण काल में हुआ था। उस समय लोहे की खेती की जाती थी। अब आप सोच रहे होंगे लोहे की खेती, गेहूं की खेती सुना है, धान की खेती सुना है, ये लोहे की खेती क्या होती है? लोहे की खेती से तात्पर्य है वैसा जगह, वैसा स्थान जहाँ पे लोहा बहुत मात्रा में पाया गया, असंख्य मात्राओं में पाया गया और इस लोहे का यूज लोगों ने खेती में करना शुरू किया। मैंने बताया था जहाँ हल लकड़ियों से बनाए जाते थे वहां पर अब हलों का यूज लोहे के रूप में होने लगा, यानी कि लोहा का ज्यादातर यूज होने लगा। लोहे का औजार बनाए जाने लगे, जिसके कारण खेती में नए नए बदलाव आए, खेती में दिन रात तरक्की होना शुरू हो गया। जो लोग उत्पादन के लिए बहुत व्याकुल होते थे, मतलब कि सोच में रहते थे कि पता नहीं इस साल की खेती कैसी होगी, जितना हम लोगों ने सोचा है उतनी होगी नहीं होगी, हमेशा दुविधा में रहते थे। लेकिन लोहे के आविष्कार ने क्या किया, उनकी दुविधा को दूर कर दिया। उन्होंने जान लिया कि हाँ, हमारा उत्पादन बहुत ही अच्छा होगा। लोहे के औजार की वजह से खेतों का उत्पादन स्तर बढ़ गया, खेतों की पैमाइश बढ़ गई, यानी कि जो भूमि बहुत सख्त हुआ करती थी, जहां पर लकड़ियां यूज नहीं हो पाते थे, हल के रूप में अगर वो लकड़ी का यूज करते थे तो वो मिट्टी जो बहुत ज्यादा सख्त रहती थी वो लकड़ी को नहीं ले पाती थी, उसकी जगह लोहे का यूज होने लगा। अब लोहे से जो कठोर मिट्टियां थी उन पर खेती करना आसान हो गया, उन्हें तोड़ना आसान हो गया, यानी कि जो भूमि पर खेती नहीं हो पाती थी उस भूमि पे लोगों ने खेती करना प्रारंभ कर दिया और उस खेती के द्वारा क्या हो गया, उस खेती के द्वारा अच्छे उत्पादन फसलें होने लगी, फसलों का उत्पादन होने लगा, अत्यधिक मात्रा में फसलें आने लगी, जिसकी वजह से क्या हुआ, गांव खुशहाल बना और अपनी समृद्धि की ओर बढ़ा। यानी कि
लोहे के औजार ने खेती के स्वरूप को बदल डाला। उसके बाद हम लोग कृषि के उत्पादन का बदलता स्रोत पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने बताया, लोहे के औजार जब आने लगे तो उन्होंने कृषि को तो बदला ही, साथ साथ में सिंचाई की सुविधाएं भी बना दी। यानी कि अगर खेत में अगर हम लोगों को पानी डालना होगा, उसके लिए कुएं अवेलेबल हो गए, सिंचाई व्यवस्था हो गई, बहुत से कृत्रिम झरनों का व्यवस्था कर दिया गया, बांध बनाए जाने लगे। तो इस तरह से पानी की सुविधाएं जो है बहुत ही आसान जगह पर आने लगी। जहां पर लोग पानी के लिए केवल नदियों के किनारे बसा करते थे, अब वो नदियों से दूर हटके भी रहने लगे। और इस लोहे के आविष्कार ने उनके लाइफ स्टाइल को बदल डाला। अब जहां लोग रहते थे वहां पर पानी उन तक पहुंच जाती थी आसानी से। अब उन्हें नदियों के किनारे बसने के कोई आवश्यकता नहीं थी। अब लोग दूर दूर पर भी रहने लगे जहां पर पानी आ जाती थी। तालाबों के द्वारा, झरनों के द्वारा सिंचाई व्यवस्था बदल गई, सिंचाइयां होने लगी बहुत अच्छे से। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं खेती का जो रूप है, लौह अयस्क के बाद, लौह उत्पादन के बाद, लौह के औजारों के निर्माण के बाद उसका स्वरूप बदल गया। और जो लोग उदास रहते थे, शंका में रहते थे, उत्पादन होगा नहीं होगा, वो बहुत ही निश्चिंत होने लगे कि हमारा उत्पादन स्तर बहुत ही अच्छा होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि लोहे के औजार ने एक गांव को खुशहालता के रूप में परिणित कर दिया। यानी कि लोहे के औजार ने गांव को खुशहाल बना दिया। अब हम पढ़ेंगे गांव में कौन रहते थे। गांव भारतवर्ष में दो जगह पाई गई है, एक नॉर्थ के साइड में और एक साउथ के साइड में। नॉर्थ यानी कि उत्तर और साउथ यानी कि दक्षिण। यही दो भागों में उत्खननों के पुरातत्वविदों ने बताया कि हमारा भारतवर्ष में गांव जो था उत्तर और दक्षिण के साइड में था। अब दक्षिण के साइड में भी 3 तरह के लोग रहते थे और उत्तर के गांव में भी 3 तरह के लोग रहते थे। अंतर बस इतना था कि उनको डिफरेंट नामों से जाना जाता था। दक्षिण के गांव में जो भूमिपति होते थे, जो भूस्वामी होते थे, वेल्लई कहलाते थे। साधारण लोगों को हलवारा कहा जाता था। इसके अलावा दास के अनेकों नाम थे वहां पर, दास, नौकर, ये सब रहते थे 3 तरह के लोग। और इसी तरह जस्ट उत्तर में हम लोग जाते हैं तो वहां पर भी हमें 3 तरह के लोग नजर आते हैं। वहां पे भूपति होते थे, भूमिपति। तो भूमिपति जो होते थे वो गांव के सबसे समृद्ध व्यक्ति को बनाया जाता था और ये वंशावली चलती थी। यानी कि भूमिपति जो रहेगा उसका बड़ा बेटा फिर बड़ा होकर भूमिपति, फिर उसका बेटा भूमिपति, उसका बेटा भूमिपति, ये वंशानुगत होता था इस तरह से। और उसके बाद दूसरे व्यक्ति वो थे जिनकी अपनी भूमि तो थी, अपनी भूमि थी, स्वयं मालिक थे। और तीसरे व्यक्ति ऐसे थे जिनके पास कोई भूमि नहीं थी, वो दूसरों की भूमि पर काम करते थे। इस तरह के 3 तरह के लोग पाए जाते थे। और ये जो भूपति होते थे, भूमि स्वामी होते थे, वही साधारण लोगों से कर वसूलते थे। कभी कभी राजा के द्वारा इनका मान सम्मान बहुत ज्यादा बढ़ जाता था, तो ये न्याय व्यवस्था में भी अपना योगदान देते थे। सिपाही भी बन जाते थे और न्यायाधीश भी बन जाते थे, सब कुछ बन जाते थे राजा के आदेशानुसार। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो गांव में हमें शिल्पकार भी मिलेगा, बढ़ई मिलेगा, कुम्हार मिलेगा, जो सिलाई बुनाई करते हैं वो भी मिलेंगे। उसके बाद चमरकार मिलेगा, चमड़ा का जो वस्त्र बनाता था, जो चमड़े के काम करते थे, ये सारे लोग भी हमें गांव में मिलते थे। और इन लोगों से भी टैक्सेस लिया जाता था जो भूमिपति लोग लेते थे। अब इसके बाद हम चलते हैं संगम साहित्य के बारे में। संगम साहित्य तमिल की ग्रंथ को कहा जाता है संगम साहित्य, और ये उस आज से 2300 वर्ष पहले इसकी रचना हुई। 2300 वर्ष पहले जब तमिल में मदुरै में कवियों का सम्मेलन हुआ था, तो उसी सम्मेलन में संगम साहित्य की रचना हुई थी।
जिसमें अनेकों कवियों और वहाँ के लोगों का वर्णन किया गया है। वहाँ की जातियाँ, वहाँ की सभ्यता, वहाँ की संस्कृति, सबका हमें वर्णन मिलता है। तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा? इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि एक खुशहाल गांव एक समृद्धता की सीढ़ी पर किस तरह चढ़ा, कौन कौन से तरीकों ने उन्हें समृद्ध बनाया। तो लोहे के आविष्कार ने उन्हें समृद्धता की ओर ले गया। लोहे के आविष्कार ने खेती को अलग स्वरूप प्रदान किया। नगर में, गांव में जो लोग रहते थे वो नगरों का जीवन अब व्यतीत करना शुरू कर दिए। संगम साहित्य की रचना हुई। तो इस तरह इस चैप्टर में हमने अभी तक इतनी सारी बातें समझी। अगले चैप्टर में, अगले क्लास में हम लोग जानेंगे कि नगर हमें किस तरह से उस समय की कहानियां बताते हैं, कैसे नगरों के बारे में हम और अधिक जानकारी ले सकते हैं, सिक्के क्या बताते हैं और अरिकमेडु क्या था। इन सारे क्वेश्चन का जवाब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन का बेल बजाना ना भूलें। मेरा अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे प्लीज 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 शेयर भी करें। तब तक गाइस, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।